दोस्तों जय हिंद। 10th at 10 PM में आपका स्वागत है। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा 10th क्लास का सिलेबस जो कि आपका अब एग्जाम में आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ जब तक कि आप एग्जाम में पूरी तरह से सक्सेस नहीं अचीव कर लेते। तो आज बहुत ही मजेदार जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं। किस चीज की? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी हम लोगों ने ली है आज तक मैथ्स की 10th क्लास, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी सारी की सारी चिंताएं ले लेंगे हम और उसको एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए आप। एक भी डाउट आपका रहेगा नहीं, ये बात पूरी गारंटी है। और यहां पर हम आपके साथ हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आखिर में एग्जाम से बहुत बहुत पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे अपने एग्जाम का वेट करते हुए। हर अच्छे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अपनी बुक को भी डिस्कस करेंगे और अगर आपके कोई डाउट्स भी हमारे पास आते हैं तो उसको भी हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो यस, लेट वी बिगिन विद द जर्नी ऑफ 100 मार्क्स, 100% मार्क्स यू कैन से, क्योंकि अभी आपका 50% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है और 50% के आसपास का सिलेबस अभी कवर होना है। तो हम आपके सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। एक एक डाउट, एक एक टॉपिक पूरी डिटेल में यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और इस जर्नी में आगे हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे हम सफर बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किस तरह से ये आगे की बातचीत हमारी शुरू होगी। एक क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का 10th क्लास रिवीजन का आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हम हर काम जल्दी जल्दी जरूर करेंगे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है ना? जल्दबाजी आपको पता ही है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने वाले। और फिर भी बिलीव मी, आपका हर काम दूसरों की कंपैरिजन में जल्दी हो जाएगा, वो भी पूरी डिटेल में इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आप देखिए अभी तक हम क्या कर चुके हैं। यस, what we have covered so far। मैथमेटिक्स का अगर आप बात करें तो टर्म नंबर 1 हमने जो जो किया है, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स आपने फर्स्ट टर्म में किए थे। याद आ रहा है ना? सबके सब टॉपिक आपने किए थे और अब आपके साथ क्यों शेयर किए जा रहे हैं उसका भी लॉजिकल रीजन मैं आपके साथ अभी कंसीडर करूंगा। ये टॉपिक जब तक आप अपने दिमाग में पूरी तरह से रखते नहीं हैं, सेकंड टर्म के टॉपिक के साथ इसका लिंक जुड़ता नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं कि आपके साथ हर टॉपिक को कनेक्ट करते हुए, उसकी डिटेल को समझते हुए हम बढ़ने वाले हैं। ओके? किसी भी तरह से जो भी टॉपिक है वो पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आपस में कनेक्टेड है, दिस वी नो। अब आगे बढ़ते हैं और क्या होने वाला है उसको भी डिटेल में समझते हैं। आपको याद आ रहा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या किया था आपने? नंबर सिस्टम में एल्जेब्रा आपने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्या किया था, ज्योमेट्री आपने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्या किया था, मेंसुरेशन में क्या किया था, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में भी आपने क्या किया था। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप सेकंड टर्म के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। आप कहोगे जी आपने तो सिलेबस ही बढ़ा दिया। नहीं नहीं, सिलेबस नहीं बढ़ाया हमने। हम सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप सेकंड टर्म को मास्टर करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म में जो हमने किया था उसके कुछ बेसिक्स आप हमेशा साथ रखें, क्योंकि जैसे ही हम सेकंड टर्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड टर्म को आप भी अच्छे से जानते हैं,
पढ़ चुके हैं, उस पूरे साल की रिवीजन को कम से कम समय में करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन सब बातों को एक निट्टी ग्रिटी, एक कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ ऐसे बांध देंगे कि एक कहानी की तरह लगने लगेगा आपको। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको बिल्कुल बस बने रहना है, हर चीज यही डिस्कस होने वाली है। सिर्फ पहले आप प्लानिंग कर लीजिए और उस प्लानिंग को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेरी नाइस, 100% यू कैन से। तो नंबर सिस्टम क्या क्या आपने किया था, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? यस, नंबर सिस्टम में क्या आपने किया था, याद आ रहा है कुछ? गुड, आपको जरूर याद आ रहा होगा। और उस बात को देखते हैं कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था रियल नंबर्स। ये सारी बातें आपको याद रख के आगे बढ़ना है सेकेंड टर्म में एंटर करते हुए, ठीक है? ये करना नहीं है, ये सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि ये काम हम कर चुके हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट अगर कहीं यूज होता है सेकेंड टर्म में तो हमें वो नॉलेज पोजेस करनी चाहिए। हम जीरो करके फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में मास्टर नहीं बन सकते। तो ये बात जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वही सेकेंड टर्म में कुछ मार्क्स कम लाते हैं। लेकिन हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हर चीज आपके साथ पूरी डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे और देखना कि ये जर्नी आपको कितनी मजेदार लगने वाली है। एक एक कॉन्सेप्ट, रियल नंबर क्या होते हैं, एवरीबॉडी नोज नाउ। तो ये सारा काम हमने किया था। इसके अलावा क्या किया था हमने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना, जिसमें फैक्टराइजेशन के ऊपर बात हुई थी। ये सारा आपने किया था। फैक्टराइजेशन एक यूनिक तरीके से किया जाता है। इसके बाद और क्या किया था आपने? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल और नंबर्स की आपने की थी। इसमें क्या होता है? रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये सब हमने देखा था। यानी कि टर्मिनेटिंग में भी होते हैं, कौन से होते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बीच बीच में जब हम आगे का सेशन करेंगे, इन सब बातों को जहां जहां जरूरी होगा उन बातों का जिक्र भी करेंगे, उन बातों को रिकॉल भी करेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज छूट ना जाए। कोई भी चीज जो सेकंड टर्म में आपको 100% मार्क्स लेने से रोक रही होगी, उसको भी हम साथ के साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये रियल नंबर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल इरेशनल किए थे। और इसके अलावा और क्या किया था? इसके अलावा और हमने सेकंड टर्म में या सेकंड यूनिट में अलजेब्रा में कुछ 2 चैप्टर्स किए थे। एक तो पॉलिनोमियल, जिसमें हमने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल देखा था। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल याद आ रहा है ना? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, the value of the variable at which polynomial gets 0। तो ये है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके आपने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। और इसके अलावा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने देखा था। उसमें हम कुछ काम किए थे, जैसे ग्राफिकल मेथड था, उसके सॉल्यूशन, उसकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन सब बारे में हमने बात की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद आती जानी चाहिए। अलजेब्रिक कंडीशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी बातें हमने किया था। सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया था। अलजेब्रिकली किया था, अलजेब्रिक मेथड में भी सब्स्टिट्यूशन से भी किया था, एलिमिनेशन से भी किया था, और इसके अलावा आपने ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया था। इसके अलावा जो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, ये सारे काम आप कर चुके हैं। आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है जो जो पोर्शन आप कर चुके हैं, सिर्फ आपने ये रखना है कि क्या कर चुके हैं, क्योंकि उसमें से कॉन्टेक्स्ट में जब वो यूज होगा तो आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए। और क्या किया था आपने, बताइए? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था? यस, लाइंस के बारे में किया था, और जिसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला किया था। और क्या किया था? सेक्शन फार्मूला। यस, सेक्शन फार्मूला किया था, और इंटरनल डिवीजन का केस था, वो भी आप कर चुके हैं।
फिर भी इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी आगे आने वाले टाइम में होगा तो हम उसको भी जिक्र करेंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन भी किया था। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स की बात हो रही थी। ट्रायंगल्स में क्या किया था? डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल, बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स के हमने किए थे। वो सारे पार्ट कभी भी जहां भी हमारे यूज होंगे हम उसे आगे रेफर करेंगे। अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो एज इट इज उसे अपने दिमाग में रखेंगे कि हम ये काम कर चुके हैं। दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या किया था फर्स्ट टर्म के एग्जाम के दौरान जब हमने प्रिपरेशन की थी? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से मुलाकात भी आपकी हुई थी और राइट ट्रायंगल में ये कैसे अप्लाई होता है। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, भले ही आपने ये पोर्शन कर लिया है। एक अर्लियर थ्योरम हमने की थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है? और एक आपने अभी किया है ये ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यानी कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस है, ये भी राइट ट्रायंगल में बेस करती है और उसी से रिलेटेड हमारे काम यहां पे हो रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री के साथ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? यदि आप इसको बता सकते हैं तो बिलीव मी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज और बेस बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं तो भी चिंता की बात नहीं है। अपने सेशन में हम बाकी सारी चीजों के साथ साथ ये भी रिवील करते हुए चलेंगे। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस कॉन्टेक्स्ट का, इस आइडेंटिटी का भी हमने इस्तेमाल किया था। यहां एक बात और पूछने वाली है, क्या आपको पता है कि आइडेंटिटीज क्या होती है? ये क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है इसका आंसर हमें बताएं। इक्वेशन और आइडेंटिटी, इक्वेशन और आइडेंटिटी, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? यदि है तो वो रिलेशन आप हमें बताएं, और यदि आप नहीं बता सकते तो भी कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द सेशंस वो चीजें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी जो कि एक पीस ऑफ नॉलेज है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करना हो तो उसके अंदर आने वाली टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझ के चले तो मेरा ख्याल है कि पूरी जर्नी बड़ी मजेदार हो जाती है। तो यहां इक्वेशन और आइडेंटिटी, ये अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द सेशंस ये सारी बातें आपके साथ शेयर हो ही जाएंगी ऑटोमेटिकली। और आगे बढ़ते हैं। और आपने क्या किया था? देखो कितना सारा काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम रिकॉल करके आगे नहीं बढ़ते तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों का जिक्र आपके सामने हो रहा है कि ये आपने कर लिया था। क्या कर लिया था? और आपने मेंसुरेशन में किया था। मेंसुरेशन में कौन सा टॉपिक किया था? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स किया था ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यहां पे पाई नाम का कॉन्सेप्ट आपके पास आया था। यहां एक क्वेश्चन और बन जाता है आप लोगों के लिए। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछने का दिल कर रहा है, लेकिन आने वाले सेशंस में सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स, सारे के आपके क्वेश्चंस हम यही इसी पॉइंट पर, इसी जगह पे सॉल्व कर देंगे 100%। कहीं आपको इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी की पूरी 10th क्लास की सेकेंड टर्म की जो रिवीजन चाहिए, पूरी एकदम स्पीड पर बहुत बढ़िया तरीके से यही हम करने वाले हैं। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि जैसे जैसे आपसे हम कहते जाएं वैसा वैसा आप करते जाइए। और यहां पाई क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि पाई क्या है, व्हाट इज पाई। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल हमने कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कैलकुलेट किया था। अगर नहीं याद तो भाई याद कर लो, जब भी आगे जरूरत पड़ेगी हम आपसे कहेंगे कि आपने ये कर लिया था। हां, इतना जरूर है कि हम आपको रिकॉल जरूर करवाते चलेंगे, हर काम हर चीज डिटेल में।
तो जहां भी जरूरत पड़ेगी इन कामों को आगे हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इन बातों को भी अपने दिमाग में रख के चलना है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सब हमने किया था प्लेन फिगर्स का, 2 डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं, और 60 डिग्री और 90 डिग्री थीटा जो सेंट्रल एंगल है वो हमने लिया था। इसके अलावा और हमने क्या काम किया था, और हमने काम किया था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी नाम का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया था। क्या था उसमें? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद है ना? क्लासिकल डेफिनेशन के टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो भी हो उसमें से फेवरेबल अपॉन टोटल कर दीजिए तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी किसी पर्टिकुलर इवेंट की आ जाती है, और ये हमने बहुत ही अच्छे से काम किया था। ये तो था फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ कमिंग एग्जाम है, उसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम लोग आगे जुड़कर अपने आप को चिंता मुक्त कर सकते हैं। चिंता मुक्त भारत के लिए हमारा ये प्रयास, ठीक है? तो मिलके चलेंगे, आपकी हर टेंशन को हम दूर कर देंगे और मैथ्स को एकदम मजेदार तरीके से करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब सेकंड टर्म में जैसे ही हम पहुंचे, सेकंड टर्म के बारे में हम जैसे ही बात कर रहे हैं, कोई नया चैप्टर सामने नहीं आया है ना? क्या क्या है? यूनिट नेम को आप देख सकते हैं, एलजेब्रा कंटिन्यूड, ज्योमेट्री कंटिन्यूड, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड, मेंसुरेशन कंटिन्यूड, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूड। इसका मतलब ये है कि भाई जो पहले हम कहानी कर रहे थे वो आगे आके इसके साथ कनेक्ट होगी। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने इतनी देर तक फर्स्ट टर्म के बारे में बात क्यों की। हालांकि हम रिवीजन तो सेकंड टर्म की करेंगे, क्वेश्चंस भी सेकंड टर्म से रिलेटेड ही करेंगे, लेकिन जहां जहां नॉलेज फर्स्ट टर्म की चाहिए वो नॉलेज को आप एनर्जाइज करके रखिएगा। उस नॉलेज को भूल के आप इसको मास्टर नहीं कर सकते। उस नॉलेज में से जहां जहां पोर्शन यूज हो वो यहां पर आपने इन्फ्यूज करना है, गलती नहीं करनी। ठीक है कि भाई मेरा तो सेकंड टर्म का पहले टर्म को मैं भूल जाऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसको भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलिए। एलजेब्रा कंटिन्यूड 10 मार्क्स का भाई, 10 मार्क्स, 25% ऑफ द टोटल 40 में से जो आपके आने हैं 10 मार्क्स इसी के हैं। ज्योमेट्री अगेन 9 मार्क्स, वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी तो हो गया, तो बचा कौन? स्टैट्स। स्टैट्स 8 मार्क्स। तो ये सारा आपका ब्रेकअप है, इंटरनल असेसमेंट। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलजेब्रा में जो हमें अब करना है, हम दोनों को, हम लोगों को मिलके जो जिस यूनिट में बढ़ना है वो क्या है? हम अपना सब्जेक्ट मैटर, ये सारा काम आप कर चुके हैं। हमें पूरी तरह विश्वास है कि आपके स्कूल टीचर्स ने, आपके गाइड ने, आपके मेंटोर ने ये सब काम आपको जरूर करवाया होगा, लेकिन उन सब के करवाने के बाद अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है जहां आप ये सारी काम एक तो रिवाइज कर सकते हैं, और मान लो किसी वजह से आपने नहीं कर रखा है तो आप उस काम को यहां पर सीख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में, लेकिन बहुत जल्दी, जल्दबाजी नहीं कहा मैंने, जल्दी, जल्दी का मतलब फास्ट, तो बहुत फास्ट हम ये काम आपके सामने से गुजारेंगे। एक एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन एनसीईआरटी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो होंगे वो सारे, ताकि जिससे आपको जिस्ट ऑफ द एग्जाम पता लग जाए, वो हम यहां से गुजारने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है सेकेंड टर्म का, इस जगह पे हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम अच्छी प्लानिंग करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया हम एग्जीक्यूशन करेंगे। भले ही आज हमारा सब्जेक्ट मैटर सेशन के तौर पे स्टार्ट नहीं है, लेकिन आज हम बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर लाइन बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, सेक्शंस बना लेंगे कि हम किस तरह से करने वाले हैं सारे काम, और क्या क्या उसके अंदर हमें डिटेल में देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c
अगर यहां fx लिखा जाता तो ये क्या है, और अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा जाए तो ये क्या है? क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा सब कुछ आगे बढ़ते बढ़ते। हमें इस फॉर्म को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसमें क्या करना है, इसको डील करना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं। और आपको पता है कि ये जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरह का बनता है? यस, इट इज अ पैराबोला फॉर्म। पैराबोला फॉर्म में बनता है। और वो पैराबोला कैसे मास्टर किए जाते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको आती हैं बहुत बढ़िया, नहीं आती तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, उसका क्या फायदा है, देखते ही कैसे हो जाता है, बिना किए, यस, बिना किए आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। निकलेगा तो कैसा आंसर होगा, इसका ग्राफ बनेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में गुजरेगा, इसका वर्टेक्स कहां होगा, ये शेप ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, लेफ्ट को तरफ, लेफ्ट को ओरिजिन के इसका वर्टेक्स होगा, राइट को होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, सारी की सारी प्रिडिक्शन, यानी कह सकते हैं कि उसकी पूरी जन्म कुंडली आप बना सकोगे अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो हमारे साथ। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी इसमें, यानी वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं हम, उन डे टू डे लाइफ में जो उनका एप्लीकेशन है उनको भी हम करेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन जो एक्सक्लूडेड है उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे ताकि काम हमारा बढ़े नहीं। बाकी कोई पूछना चाहेगा सेपरेटली वो पूछ सकता है, वी कैन गाइड देम इन ए सेपरेट सेक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा करते हुए और हमें बताते हुए। और ये एपी क्या है, इसमें nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे यूज किया जाता है, इसके बाद इसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में क्या है, कुछ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट। बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है और बहुत ही आसान भी है ये। किसी भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी डिटेल उसकी आपके साथ शेयर की जाएगी एक एक। सर्कल्स क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अब हमारा जो पोर्शन इस सिलेबस में है वो क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल कहां, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक लाइन गुजर के जा रही है, ये हो गई टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होंगे। क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहना चाहता है ये, मान लीजिए ये P नाम का पॉइंट है जहां से टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट मान लेते हैं XY नाम की है, इसका जो सेंटर है वो O नाम का सेंटर है। इस O और P को ज्वाइन करने पर ये क्या बन गया, ये बन गया रेडियस। ठीक है, तो क्या लिखा है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इस सर्कल के तो हजारों रेडियस बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाया जा सकता है, यानी इस केस में इसको मैं OR कह सकता हूं, OR, ठीक है ना, OR, ये हो गया रेडियस। इस समय ये रेडियस क्या है, इज परपेंडिकुलर किसके साथ, टू द टेंजेंट। टेंजेंट कौन सी, XY, तो XY के साथ ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, कौन, OP, यानी
पहली बात जो कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब कैसे, ये तो अब हम जब पार्ट को इस आगे बढ़ाएंगे उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन करना क्या है कि हम निश्चित कर रहे हैं। आपको आता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। नहीं आता होगा या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डाउट में है तो उन इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है। कोई प्रॉब्लम छूटेगी नहीं जो आपकी एग्जाम में आने वाली है और यहां छूट जाए, ऐसा होगा नहीं। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। फिर भी आपका कोई कंसर्न हो तो आपने बताना है। बहुत स्पीड से हमने रिवीजन कर लेनी है ताकि आप बाकी सारे सब्जेक्ट की चिंता करो ना करो, वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, डेफिनेटली वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। लेकिन मैथ्स की सारी चिंता हम आपसे ले लेने वाले हैं और आपको क्या देने वाले हैं? ओनली सॉल्यूशन विद स्माइल। मुस्कुराते हुए आप ये सारा का सारा चैप्टर बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे साथ, यही के यही। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये क्या मतलब हुआ? अब देखिए, एक सर्कल कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ना, यहां पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं S। इस P से इस S को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये अगर लाइन है तो आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। इस P से S के बीच की दूरी को, इस P से S के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन किया जाता है। क्योंकि आपके माइंड में आ सकता है यार टेंजेंट तो एक लाइन होती है और लाइन की लेंथ होती है इनफाइनाइट, तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ जिस पॉइंट से, जो पॉइंट आपको दे रखा है उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो दूरी है, इस दूरी की बात हो रही है और इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर ही होगा, इधर ही टेंजेंट ड्रॉ होगी? नहीं, अगर आप गौर से देखें तो एक टेंजेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया, T नाम का रख लेते हैं चलो। तो PT ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PS ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PT PS दोनों ही लेंथ ऑफ टेंजेंट है और मजे की बात यह है कि दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें क्या लिखा है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इक्वल तो होंगी ही होंगी, अगर आप प्रूव कर पाए तो भी होंगी, ना कर पाए तो भी होंगी। तो प्रूफ करना कोई मुश्किल नहीं है, आप देखिएगा बहुत ही आसानी से बच्चों की तरह आप इसको प्रूव कर पाएंगे, या अभी के अभी 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसे प्रूव कर पाएंगे। लीजिए, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। ये रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस मान लेते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, OSP एंड ट्राइंगल OTP। इन दोनों के बीच में आप गौर से देखिए, OS और OT दोनों बराबर होंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसी तरह से OP बराबर होगा क्योंकि कॉमन। इसके अलावा एंगल OSP इसी तरह एंगल OTP दोनों 90 होगा। और 90 क्यों होगा? अगर आप में से कोई ना बता पाए तो आप इस पॉइंट को रेफर कर लीजिए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब ये तीन बातें क्लियर हो गई तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बने, हम कह सकते हैं यूजिंग CPCT, यस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यूजिंग CPCT we can say, what we can say, PS is equal to PT। PS और PT आपस में बराबर हैं और यही तो प्रूव करना था मेरे दोस्त। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यही करना था ना। तो देखिए,
ये दोनों के दोनों तो यहीं के यहीं खत्म हो गए। तो इतने आसान है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे। आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो रिवीजन हो जाएगी, नहीं भी है तो भी ऐसे चुटकी बजाते आपका सारे काम हो जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस। अरे भाई इसमें क्या कोई मुश्किल नहीं, इंटरनल डिवीजन करना है आपने। कैसे, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। क्या करना है इसमें, एक डिस्कस करके देखते हैं कि हमने करना क्या है भाई। इसमें कोई भी लाइन आपके पास है, मान लीजिए ये, इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। इसके आपने दो हिस्से करने हैं। क्या करना है, इस तरह से मान लो 3, और ये हिस्सा 3 होना चाहिए और ये हिस्सा 5 होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे कि आप ए बी लाइन सेगमेंट के, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी कोई भी लेंथ आपको दे दी जाएगी, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर दे दी गई है ना, तो 7 सेंटीमीटर दी जा सकती है। उसके बाद आपको काम क्या दिया जा सकता है कि आप उसे 3:5 में डिवाइड करें। अब ये काम कैसे करना है ये सब आपको यहां पे हम करवाएंगे, और इसके अलावा और भी जितने क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो भी यहां पे हम डिस्कस करेंगे। टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, इसको आपने ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकली, वो भी आपके सामने स्टेप्स बताएंगे और उसके अंदर की इंट्रिकेसीज बताएंगे। बाकी मुझे विश्वास है ड्रॉ तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो उसकी इंट्रिकेसीज, उसके अंदर के लॉजिक्स, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए इसके अलावा और क्या करने वाले हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पहले भी की थी, तो ये ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूड है, तो इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत ही अच्छे से हम करने वाले हैं। तो इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम अभी के अभी और यहीं के यहीं समझने वाले हैं। आप देखिएगा कैसे होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। लेट मी, अब ये एप्लीकेशन का पार्ट है। अब देखो आपसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और आपसे कहा जाए कि भाई इसकी हाइट को नापिए। अब इतनी ऊंची बिल्डिंग को हाइट को नापने के लिए क्या किया जा सकता है, आई डोंट नो। आप पहला आंसर तो यही होता है ना। लेकिन हमारे मैथमेटिशियंस ने इतना शानदार, इतना खूबसूरत टॉपिक बनाया है ट्रिग्नोमेट्री, इससे आसान टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहें तो इससे शानदार टॉपिक है नहीं, और इससे आसान टॉपिक कोई नहीं। तो इसमें कुछ एनालॉजी का, कुछ बातों का यूज करके कि हम अगर इस ऑब्जेक्ट को मेजर कर पाए, इस ऑब्जेक्ट को उसी के प्रोपोर्शन में मेजर किया जा सकता है। ये सारी इंट्रिकेसीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर ये एंगल बिल्कुल और इसकी टिप टू टिप आपस में ऐसे ज्वाइन हो रही हो, किसी तरह से हम बना पाए ऐसा अरेंजमेंट, तो ये यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां खड़ा है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे, तो इसकी टिप और इसकी टिप को एक ही सीध में बना लीजिए। तो नीचे से ऊपर देखे हुए एंगल को अगर ये थीटा कह रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर, नीचे जमीन पे खड़ा है ऑब्जर्वर और वो ऊपर की ओर देख रहा है। लेकिन हर बार इतना साधारण नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि आप एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, और आप ग्राउंड पर दो कार्स को देख रहे हैं। यहां पे एक कार खड़ी है, यहां पे दूसरी कार खड़ी है, और आपसे कहा जाए कि भाई ऊपर से आपने देखा और एक लाइन तो आपने इसके जमीन के पैरेलल, हॉरिजन के पैरेलल आपने एक लाइन को सपोज किया।
अब हर एंगल यहां से मेजर किया जाएगा। ये एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन है, याद रखना है, यहां कोई लाइन हवा में लगी नहीं हुई, इमेजिनरी लाइन है ये। लेकिन इस इमेजिनरी लाइन से सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहां समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर खड़ा है बिल्डिंग की छत पर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, उसकी लाइन ऑफ साइट यानी कि अगर वो खड़ा होकर सीधा देखे तो हवा में देखेगा ऐसे, इस दिशा में। तो इस लाइन ऑफ साइट से अगर इधर नीचे आंख झुका के इस पहली कार को देखता है, बी पॉइंट पर खड़ी हुई या ए पॉइंट पर खड़ी हुई दूसरी कार को देखता है, तो ये जो एंगल उसकी आंख का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा उसे आप थीटा कह सकते हैं। वही थीटा यहां भी कंप्लीट हो जाएगा। क्यों होगा बता सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री का पोर्शन रिकॉल करें तो इस तरह से ये जो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो लाइन इस तरह से काटती हैं, आपको याद आया होगा, इफ देयर आर टू लाइंस विच आर पैरेलल एंड दे वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम इन दिस वे, देन दीज एंगल्स आर इक्वल। क्यों? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जर्वर यहां सेकंड कार को देख रहा है तो सेकंड कार को देखते हुए उसका जो एंगल यहां से होगा इस इमेजिनरी लाइन से, मान लीजिए ये फाई नाम का एंगल है, तो ये फाई नाम का एंगल यहां भी हो जाएगा। तो ये थीटा और फाई या ए बी जो आप लेना चाहें, एंगल की वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम है ये उसका। इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में हाइट्स एंड डिस्टेंस टॉपिक में यूज करना है। अगर नहीं आता तो भी हम आपके साथ उसका बेसिक भी शेयर करेंगे और क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकते हैं, डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ये जो ऊपर बिल्डिंग की छत पे खड़ा था और नीचे की ओर देख रहा था ना, ये ऊपर से नीचे जब ऑब्जर्वर देखता है तो वो जो एंगल्स बनते हैं, ये वाला ऊपर से देखा था नीचे की ओर, ये जो एंगल्स देखा था, तो इसे हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो निराशा सी हो जाती है, ये वो नहीं है, ये नीचे देखने वाला तो डिप्रेशन वाला। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे, अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बातें, दो कॉन्सेप्ट याद रखने। और अपने पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें या तो 30 डिग्री की जिक्र होगा या 45 डिग्री का या 60 डिग्री का जिक्र होगा, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है? क्यों 30, 45, 60 का ही जिक्र क्यों होगा? तो भाई आपको साइन, कॉस, टेन, इन सब में 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यही 5 वैल्यू तो पता है ना सबकी, पता है ना? 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 ही वैल्यू तो ओरली पता है आपको। और अगर नहीं भी पता तो आपको दोबारा से रिकॉल करा देंगे, टेबल बना के एकदम से बिल्कुल मस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर आपको आता है, बार बार कह रहे हैं, तो वेरी गुड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा जो पेपर में आ सकता है और हम ना करें। सो at this platform we are in a mood to do all the maths which is required for second term class 10th mathematics this year, यही इसी प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। तो इसलिए ये जो क्लास है एंटायरली आप ही के लिए है। ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं कि हमने और क्या करना है इस पोर्शन में। surface areas and volumes, surface areas and volumes mensuration का ही पार्ट है ये। अब सरफेस एरिया क्या है, थोड़ी सी देखिए, आज हम जिक्र कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आज हम बातें कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी कि क्या क्या पोर्शंस हम टच करने वाले हैं। फिर जब हम टच करेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उसको एट लेंथ उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन
और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं। इसी तरह से कोई भी आपका कंसर्न होगा वो भी आप हमसे एड्रेस करवा सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमें लगता है कि पिछले सालों में आए हुए हैं या अब आ सकते हैं, वो सारे आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, कम से कम टाइम में आपका सारे का सारा रिवीजन हो जाए। इसी पार्ट के लिए सबसे पहले जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो अपने सिलेबस को जाने बिना अपनी रिवीजन शुरू कर देते हैं। वेरी रॉन्ग। आज जो हमने शुरू किया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। आज हम अपनी आंखों के सामने पूरा का पूरा चार्ट बनाने जा रहे हैं कि हमें कहां से शुरू करके कहां तक भागना है। तो आज की जो ये सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है पूरी की पूरी रिवीजन का। आगे तो आप छोटे छोटे हिस्से देखेंगे हर क्लास में, हर सेशन में, लेकिन आज आपने शुरू से लेकर एंड तक हेलीकॉप्टर व्यू देखा है अपने पूरे के पूरे सिलेबस का। इसलिए आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आप अच्छे से देख के समझ के आगे बढ़िए ताकि आगे वाली यूनिट के साथ हम कनेक्ट हो सके, आगे क्वेश्चंस के साथ हम आगे जो स्ट्रेटजी रखेंगे हम उसके साथ आप कन्वर्सेंट हो सके, उसके साथ जुड़ सके। सरफेस एरियाज क्या होते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी कि हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड राइट सर्कुलर कोन्स। ठीक है, इन सब के साथ आपने क्या कैलकुलेशन करनी है? सरफेस एरियाज की कैलकुलेशन करनी है और वॉल्यूम्स की कैलकुलेशन करनी है। और यहां कॉम्बिनेशन वाली बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। एनी 2 यानी अब आपके सरफेस एरिया जो है वो सिंपल ऐसे नहीं कि रसगुल्ले में आपके सामने रख दिया। नो, नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड विल बी देयर। यानी इन कॉन्सेप्ट को जो आप ऑलरेडी जानते भी हैं, आपको थोड़े और इंट्रिकेट वे से इसको करना है। लेकिन चिंता की तो बात है ही नहीं। हमने क्या कहा था, हर चीज यही इसी प्लेटफॉर्म पे हम बिल्कुल खोल के रख देंगे आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी इन क्वेश्चन से बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होंगे, क्यों होंगे, सब यही हम देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ बने रहना है और करते चले जाना है साथ के साथ हर चीज यही जैसे जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाए। तो सरफेस एरिया थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्यूब की बात करें, क्यूब कैसा होता है भाई? यस, ऑल द साइड्स इक्वल। थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें हमें डिटेल में तो करनी है। मान लीजिए ये साइड है तो सारी की सारी एस से रिप्रेजेंट करिए। तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं? सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फार्मूला होता है? रिकॉल करते जाइए, 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया है वो सरफेस जिसे हम टच कर सकते हैं भाई। सिर्फ ये सोचो कि जिसे हम टच कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब अगर क्यूब मेरे हाथ में है तो उसे मैं टच कहां कहां कर सकता हूं? आप गौर से देखिए, ये वाला स्क्वायर में टच कर सकता हूं, इसी तरह इधर का स्क्वायर टच कर सकता हूं, इसी तरह पीछे जो है वो स्क्वायर टच कर सकता हूं, साइड पे जो खड़ा है इसको कर सकता हूं, ऊपर जो दिख रहा है, नीचे जो दिख रहा है, इन सब सरफेसेस को टच किया जा सकता है। सारे सरफेसेस स्क्वायर हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और 6 बार है तो 6 साइड स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। तो सरफेस एरिया, द सरफेस दैट आई कैन टच, वो कोई भी सॉलिड क्यों ना हो। सरफेस एरिया का मतलब जिस सरफेस को मैं छू सकता हूं वो सरफेस एरिया की बात हो रही है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा क्या? वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। ओके, स्पेस ऑक्यूपाइड किसका? बात किसकी हो रही है? क्यूब की हो रही है। तो क्यूब का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। याद रखेंगे, ये भी काम हो गया। एक इसी में और काम आता है, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए क्यूब शेप्ड रूम। उसका मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब।
और वो क्या आंसर होगा? ओके, वेरी गुड। अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं भी याद है तो √3 साइड, ये आप याद रख लीजिए। बाकी जहां कॉन्टेक्स्ट में यूज करना होगा हम आगे आपको डिटेल में बताते रहेंगे। तो ये 3 फार्मूले आपके क्यूब के काम आने वाले हैं आगे बढ़ते हुए। बाकी ये कॉम्बिनेशन में जहां यूज होगा, जैसे यूज होगा, दैट वी आल्सो डू, एंड दैट टू विद मैनी क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, of all good books, of previous papers, and with certain logics आने वाले पेपर की भी बात हम करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी हम आपको अपनी प्रिडिक्शंस के साथ रूबरू कराएंगे। ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस हियर ओनली एट दिस प्लेटफॉर्म। बात हो गई क्यूब की, क्या क्या हमने कर लिया? सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी होती है? आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर स्पीड से। बस आपसे क्या रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेशन से बिल्कुल लाइव जुड़ जाइए और सीखते चले जाइए हर सेशन को 1 बाय 1। अब ये है क्यूबॉइड, मिठाई का डिब्बा, ब्रिक, और ये सारी चीजें, ये बुक है ना, बहुत सारे ऐसे शेप आपको दिखाई देंगे जो अपने आसपास ऐसी जिंदगी में होते हैं। तो ये हो गया लेंथ, मान लेते हैं ये हो गया ब्रेड्थ या विड्थ, जो भी आप कहना चाहें, और ये हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। कभी कभी जब वो पॉन्ड या कुछ इस तरह का केस होता है तो हाइट को वो, क्योंकि वर्टिकल हाइट है, उसको वो डेप्थ भी बोल लेगा, तो बात एक ही है। तो कुल मिला के आपको शेप से कंसर्न रखना है। अपना ब्रेड्थ को वो विड्थ कह सकता है और हाइट को वो डेप्थ कह सकता है, दैट्स इट। लेकिन अपने को घबराने की तो बात है ही नहीं। अपने को क्या करना है? अपने को सरफेस एरिया निकालना है। किसका? क्यूबॉइड का। किसका? क्यूबॉइड का। तो सरफेस एरिया क्या होगा? अभी क्या बात हुई थी? सरफेस दैट वी कैन टच। किस किस सरफेस को टच कर सकते हैं? तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ वाला रेक्टेंगल, ये जमीन पे लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल, तो हो गया LB। इसी तरह से ऊपर भी ये जो छत वाला, ये भी LB, तो 2 बार LB हो गया। इसी तरह से ये जो वर्टिकल साइड है B और H वाली, तो BH, ये सामने भी BH, ये वाली दीवार। इसी तरह से ये जो पीछे की तरफ है, ये L इंटू H हो गया, और सामने की तरफ जो है वो भी L इंटू H हो गया। तो 2 बार LB, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स LH। तो इसको सिंपली कैसे लिखा जाता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL या LH, जैसा भी आप लिखना चाहें। और ये क्या है? ये सरफेस है। किसका? क्यूबॉइड का। तो सारा ही सरफेस है, इसलिए इसको टोटल सरफेस भी बोल सकते हो और सरफेस भी बोल सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL या LH, जैसा भी आप याद रखना चाहें। ये याद रखना है ताकि जब हम कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो ये सारे के सारे आपको यूज करने हैं। और दूसरा फार्मूला क्या चाहिए क्यूबॉइड के लिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या फार्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सरफेस एरिया जब भी होगा ये यूनिट स्क्वायर में होगा, ये यूनिट स्क्वायर में होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो अगर ये क्वेश्चन मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ और हो तो उसी यूनिट का स्क्वायर कर देना। लेकिन वॉल्यूम जो है हमेशा वो यूनिट क्यूब में होता है, भले वो सेंटीमीटर की बात करें, भले वो किसी और की बात करें, तो जो भी यूनिट है उसका क्यूब में वॉल्यूम होगा। कैसे? मीटर में हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर क्यूब, एंड सो ऑन। जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब में ये यूज किया जाएगा। और बाकी इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स आपकी तो हम डिस्कस करेंगे ही, हम आपसे पहले ही पक्का वादा कर चुके हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइड शेप्ड रूम, तो वो होता है डायगोनल।
डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। वो क्या फार्मूला होगा उसे भी याद रख लीजिए, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट कर लो, पहले लिख दो बाद में बोल लो, जैसे मर्जी बोलो। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जैसा भी आप कहना चाहे। ये लेंथ ऑफ डायगोनल है किसकी, क्यूबॉइड की। वो यहां से शुरू करके और ये अपर में यहां तक जाता है, ये यहां से शुरू करके और बेस में यहां तक आएगा। ये है डायगोनल। द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम which is cuboid in shape is length square plus breadth square plus height square under the root. That's it. Can be calculated. Okay. और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अपने पास स्फीयर है। स्फीयर के केस में अब पूरे का पूरा सरफेस अगर आप गौर से देखेंगे तो राउंडेड शेप है, तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, एक ही बात है, एक ही बात है। टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। किस केस में, स्फीयर के केस में। तो इसको हम सिर्फ सरफेस एरिया ही बोल लेते हैं। लीजिए मैंने सरफेस एरिया बोल लिया, लेकिन आप कर्व्ड सरफेस बोलिए या टोटल सरफेस बोलिए, स्फीयर के केस में सेम है, बट हेमिस्फीयर के केस में अलग अलग है, आगे भी ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों टर्म्स को जानना जरूरी है। कर्व्ड सरफेस क्या होगा, देखिए पूरे का पूरा, अगर स्फीयर यानी कि एक बॉल आपके हाथ में है, उसके किसी भी सरफेस को आप टच कीजिए, वो कैसा होगा, एक कर्व्ड है, कर्व्ड है। तो वो एक फ्लैट नहीं है, फ्लैट सरफेस की तरह नहीं है, वो मुड़ा हुआ है ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। और अगर वो फ्लैट होता तो उसे दूसरे तरीके से देखते हैं, लेकिन ये बॉल के केस में या स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम कर्व्ड सरफेस बोले या टोटल सरफेस बोले, बात एक ही है, ओनली इन केस ऑफ स्फीयर। फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया इन केस ऑफ दिस, फोर पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखना है आपने, ये दो फार्मूले आपको स्फीयर के केस में काम आएंगे। इसी तरह से जब हम सेशन करेंगे तो उसमें आपके साथ हेमिस्फीयर के बारे में भी जिक्र करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, कोन के बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि फार्मूले किस तरह से याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके साथ डिटेल में जिक्र किया जाएगा। तो आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के मूड में हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन करवाते हुए हम आपको पूरा आपका सिलेबस दिखा रहे हैं कि पूरे सिलेबस में क्या है, पूरे सिलेबस को कैसे आसानी से टैकल किया जा सकता है। एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, तब भी दूसरों से बहुत फास्ट एक क्रैश कोर्स के तौर पे हम इसे फिनिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि भाई आपको कह दिया जाएगा कि ऐसा है, हमारे पास एक बहुत बड़ी बॉल है मेटल की, और इस बहुत बड़ी बॉल को, जो मेटल की बॉल है, हमने क्या किया है, एक लंबी सी वायर बना दी है। इस वायर की डायमेंशन ये है, कुछ डायमेंशन दे देंगे, डायमीटर दे देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, आपको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। इसकी हाइट यानी लेंथ उस समय दे देंगे, तो लेंथ उस केस में जो है वो हाइट ही होगी, अगर सिलेंडर का केस है तो ये सारे काम जब हम कर चुके होंगे तो ये काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको कहा जाएगा ये बॉल है, इसको पिघला के, इसको मेल्ट करके एक वायर बना दी गई है, या इसकी छोटी 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 बॉल्स बना दी गई हैं। तो बताइए ये कितनी बनाई जा सकती हैं, या बताइए ये कितने मीटर या कितने किलोमीटर ड्रॉ किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे।
तो कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप, तो ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है कि स्फीयर को अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर में कन्वर्ट करना है, स्फीयर को अनदर स्फीयर में करना है, सिलेंडर को कोन में करना है, इस तरह से कुछ भी ऐसा मिक्स सॉर्ट में हो सकता है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स अच्छी अच्छी होंगी हम आपको यहीं पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बिल्कुल मस्ती से चलते हुए हम ये सारे काम कंप्लीट कर लेंगे और आगे देखते हैं। अब लास्ट पोर्शन है जो हमारे पास, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पहले ही निपट चुका, खत्म हो चुका, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक था, यस इट वाज ओवर। लेकिन स्टैट्स, इसमें हम लोग पहले भी जानते आए हैं, उसी बात को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, थोड़ा और इंट्रिकेसी जानेंगे कि मीन यानी एवरेज क्या होता है। और सिर्फ जानेंगे नहीं, इसके जो केसेस हैं, मीन हम डायरेक्ट मेथड से भी जानेंगे और एज्यूम्ड मीन के मेथड से भी जानेंगे। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। एक तो फार्मूला सीधा ही है कि भैया सबका टोटल कर दो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन आ गया। वो तो डिस्क्रीट के केस में भी आ गया, है ना। लेकिन अगर ग्रुप डेटा की हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप डेटा का मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, कोई वैल्यू है एक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी होगी। तो अब ये सारी वैल्यूज यहां से 0 से 10, 10 से 20 क्लास मार्क वगैरह आपके पास है, तो उस ग्रुपिंग अगर हमारे पास हो तब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और उसी हिसाब से हमने आगे काम करना है। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन मोड के केस में बाई मोडल, यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो मोड आते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सिलेबस ये मना कर रहा है कि भाई हाँ, जब आप हायर लेवल पे मैथ्स पढ़ेंगे उसमें ये सब बातें आपको सिखाई जाएंगी, बट उसके बारे में अभी क्या जिक्र करना। अभी तो अपन ध्यान करने वाले हैं कि सेकंड टर्म में कैसे पेपर आएगा, उसको हम कैसे अच्छे से मिलके दूर करने वाले हैं प्रॉब्लम को, और कैसे उसको मीट करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये डायरेक्ट मेथड भी आपके पास आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और एज्यूम्ड मीन वाला मेथड भी आपके पास आएगा। और उसको कैसे टैकल करना है, कैसे मास्टरली टैकल करना है, कैसे फास्ट टैकल करना है, उसमें कैलकुलेशन कैसे आपकी फास्ट की जा सकती है। कैलकुलेशन के बहुत सारे इतने शॉर्टकट्स हैं कि उनको बताते हुए मजा आएगा। कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है वो भी आपके साथ हम बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने की, वो भी किया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी कि आपके बेस को बनाना है, वो बेस को बनाया जाएगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो यहां पे आने ही वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर दोबारा बता रहा हूं। एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, और जो प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। इंटरनल एग्जाम के लिए तो आपका, या असेसमेंट के लिए तो हमारा सिर्फ ऑल द बेस्ट है। जो आपकी नॉलेज होगी उसके हिसाब से आप ले पाएंगे। एंड यस, विद दैट वी कैन से सेशन इज ओवर। ओके, अगर आपके मन में कोई डाउट हो यू कैन से टू अस, अदरवाइज टॉपिक इज येट टू स्टार्ट। टॉपिक अभी हमने शुरू नहीं किया है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर की है, और इंट्रोडक्शन शेयर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, आपसे ये वादा कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी आपसे मिलेंगे, और उस नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बहुत ही बढ़िया से हर टॉपिक डिटेल में करने वाले हैं। सो आपके मन में कोई भी डाउट हो, yes, you are free to say, and otherwise we can say bye bye.